नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे पदार्थों की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारे दिमाग को हमारे सच को देखने के नजरिए को ही बदल सकते हैं। एलएसडी और सिलोसाइबिन। और हमारी आज की जो चर्चा है वो माइकल पोलन की किताब हाउ टू चेंज योर माइंड पर आधारित एक बहुत ही गहरे लेख पर है। बिल्कुल। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक स्नो ग्लोब जैसा है। ओके। और सालों से हमारी आदतें, हमारे दुख, हमारी चिंताएं, ये सब उस गोले के अंदर धूल की तरह नीचे जम गई हैं। जिससे सब कुछ धुंधला सा दिखता है। बिल्कुल, नज़ारा धुंधला हो गया है। अब क्या हो अगर कोई चीज आकर उस गोले को जोर से हिला दे, वो सारी जमी हुई धूल एक पल के लिए हट जाए तो? आज का हमारा मकसद इसी को समझना है। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो चेतना के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। हम आज इनके इतिहास, इनके पीछे के विज्ञान और हमारे दिमाग पर इनके असर की गहराई से पड़ताल करेंगे। सही। और हाँ, शुरू करने से पहले ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि भारत में ये पदार्थ अवैध हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारी यह बातचीत पूरी तरह से एकेडमिक और जानकारी देने के मकसद से है। हम किसी भी तरह के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो ठीक है, फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? लेख हमें ले जाता है 20वीं सदी के मध्य में, जहाँ दो बड़ी खोजें हुई। और पहली तो एकदम इत्तेफाक से हुई, एलएसडी। 1943 में एक स्विस वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट हॉफमन। हाँ, वो एक फफूंद पर कुछ रिसर्च कर रहे थे और गलती से थोड़ी सी दवा उनकी त्वचा के जरिए उनके शरीर में चली गई। उन्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल। और उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब वो साइकिल से घर लौट रहे थे। हाँ। अचानक उन्हें लगा कि दुनिया बदल गई है। उन्हें अजीब अजीब रंगों के पैटर्न दिखने लगे। समय एकदम धीमा हो गया। उनकी साइकिल मानो एक जगह रुक सी गई थी। उन्हें लगा होगा कि वो पागल हो रहे हैं। हाँ, उन्हें यही लगा। पर असल में वो दुनिया के पहले एसिड ट्रिप का अनुभव कर रहे थे। और इसी घटना को आज भी बाइसाइकिल डे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और दूसरी खोज तो वो तो इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है, सिलोसाइबिन। जादुई मशरूम। हाँ, जादुई मशरूम। लेख बताता है कि मध्य अमेरिका की जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, वो इसे भगवान का मांस कहती थी। हजारों साल पुरानी परंपरा थी ये, जो स्पेनिश आक्रमण के बाद लगभग भुला दी गई। मतलब इसे गुप्त रखा गया। फिर 1955 में एक बैंकर थे, आर गॉर्डन वॉसन, जिन्हें मशरूम में शौकिया दिलचस्पी थी। हाँ, वो मेक्सिको के एक दूरदराज गांव पहुंचे और वहां मारिया साबिना नाम की एक स्थानीय शैमन या गाइड कह सकते हैं, उन्होंने उन्हें एक प्राचीन रस्म में शामिल किया और पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति को जादुई मशरूम का अनुभव कराया। और वॉसन ने इसके बारे में लाइफ मैगजीन में लिखा। फिर तो पूरी दुनिया के सामने आ गई ये चीज। और आते ही इसने तहलका मचा दिया। 1950 के दशक में मनोचिकित्सकों को लगा कि उन्हें कोई जादुई दवा मिल गई है। हाँ, वो इसे डिप्रेशन और शराब की लत छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगे और नतीजे भी कमाल से थे। हॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो में से एक, कैरी ग्रांट, उन्होंने तो 100 से ज्यादा बार एलएसडी थेरेपी ली थी। और उन्होंने कहा कि इसने उन्हें दोबारा जन्म दिया है। लेकिन फिर 60 का दशक आया और पूरी कहानी पलट गई। हाँ, टिमोथी लेरी, हार्वर्ड के प्रोफेसर, उन्होंने इसे लैब से निकालकर एक सांस्कृतिक क्रांति का हथियार बना दिया। उनका वो नारा था, टर्न ऑन, ट्यून इन, ड्रॉप आउट। बिल्कुल। अचानक ये दवा इलाज की चीज न रहकर बगावत का प्रतीक बन गई और सरकारें बुरी तरह डर गईं। राष्ट्रपति निक्सन ने तो टिमोथी लेरी को अमेरिका का सबसे खतरनाक आदमी तक कह दिया था। और नतीजा, इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सारी वैज्ञानिक रिसर्च जो इतने वादे दिखा रही थी, वो दशकों के लिए फाइलों में बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे ये एक लंबा अंधेरा दौर था। लेकिन लेख बताता है कि साल 2006 में जाकर ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई। अच्छा। उस साल 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो स्विट्जरलैंड में एलएसडी के खोजकर्ता एल्बर्ट हॉफमैन का 100वां जन्मदिन मनाया गया। फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक धार्मिक समूह को आयुवास्का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। पर सबसे अहम घटना बाल्टीमोर की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुई। तो इतिहास तो बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है ना? लेकिन असल सवाल जिस पर इस नई रिसर्च ने काम किया वो ये है कि आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। सही। ये मशरूम या एलएसडी दिमाग के अंदर जाकर ऐसा कौन सा स्विच दबा देते हैं कि कैरी ग्रांट जैसा इंसान महसूस करे कि उसका नया जन्म हुआ है? यही सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब दिया वैज्ञानिक रोलन ग्रिफिथ्स के शोध ने। ग्रिफिथ्स ने एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया।
उन्होंने स्वस्थ लोगों को सिलोसाइबिन की एक नियंत्रित खुराक दी। हाँ। और नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि उन्होंने खुद वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया। क्या साबित हुआ उससे? उस प्रयोग ने साबित किया कि सिलोसाइबिन स्वस्थ लोगों में भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव, या जिसे ट्रांसेंडेंस कहते हैं, वो पैदा कर सकता है। कितना गहरा अनुभव, मतलब इसे नापा जा सकता है? हाँ, और यही स्टडी की खास बात थी। जिन लोगों ने प्रयोग में हिस्सा लिया उनमें से 2/3 ने इसे अपने जीवन के 5 सबसे सार्थक अनुभवों में से एक बताया। 5 सबसे सार्थक अनुभवों में से एक? हाँ, कुछ ने तो इसे अपने बच्चे के जन्म या माता पिता की मृत्यु के बराबर का दर्जा दिया। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं था, ये उनके जीवन के मायने बदलने वाला अनुभव था। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि ये रिसर्च एक ऐसे वैज्ञानिक ने की जो खुद इन सब आध्यात्मिक बातों को नहीं मानते थे। हाँ, ये कहानी का एक दिलचस्प पहलू है। लेख में लिखा है कि ग्रिफिथ्स पहले एक पक्के बिहेवियरिस्ट थे जो सिर्फ बाहरी बर्ताव पर यकीन करते थे। तो फिर उनका मन कैसे बदला? उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया था और एक गहरे ध्यान के अनुभव ने उन्हें अंदर से हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि चेतना सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। और एक वैज्ञानिक के तौर पर वो इस पहेली को भावनाओं से नहीं, बल्कि विज्ञान के सख्त औजारों से सुलझाना चाहते थे। सिलोसाइबिन में उन्हें वो औजार दे दिया। ठीक है, तो विज्ञान की वापसी हो गई। अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर, ये दवाइयां आखिर करती क्या है? इन्हें अक्सर दिमाग का पिंजरा खोलने वाली चाबी कहा जाता है, और लेख में बताया गया है कि ये पिंजरा है हमारा ईगो, हमारा मैं का भाव। हाँ, और विज्ञान की भाषा में ये ईगो या मैं का जो एहसास है उसका घर काफी हद तक हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग जब ट्रैफिक में फंसा हो। ये है क्या असल में? बिल्कुल वैसा ही है। समझे, ये दिमाग के कुछ हिस्सों का एक ग्रुप है, और ये तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते। मतलब जब दिमाग खाली होता है? हाँ, और हम अतीत की बातों में या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। आप इसे दिमाग का CEO मान सकती हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। बिल्कुल। ये लगातार हमें कहानी सुनाता रहता है। तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हुआ, तुम्हें किस बात की चिंता करनी चाहिए। और ये सिलोसाइबिन क्या करता है? इस CEO को बर्खास्त कर देता है? बर्खास्त नहीं, बस कुछ घंटों के लिए लंबी छुट्टी पर भेज देता है। जब DMN यानी ये बॉस शांत हो जाता है तो दिमाग के बाकी हिस्सों में माना एक पार्टी शुरू हो जाती है। दिमाग के वो हिस्से जो आमतौर पर एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, जैसे देखने वाला हिस्सा और भावनाओं वाला हिस्सा, वो अचानक आपस में नए और अनोखे कनेक्शंस बनाने लगते हैं। मतलब दिमाग में ट्रैफिक के सारे रूल हट जाते हैं और गाड़ियां कहीं भी जा सकती हैं। बहुत अच्छी उपमा है। सोचिए, दिमाग एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है और आपकी आदतें और विचार उस पर बनी बनाई लकीरें हैं जिन पर आपकी सोच की गाड़ी बार बार फिसलती है। सिलोसाइबिन उस बर्फ को ताज़ा कर देता है। अब आपकी गाड़ी किसी भी दिशा में जा सकती है। हजारों नई पगडंडियां खुल जाती हैं। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बच्चे का दिमाग काम करता है, जो हर चीज को आश्चर्य और नएपन से देखता है, बिना किसी पुराने फिल्टर के। और शायद यही वजह है कि ये डिप्रेशन, लत या मौत के डर जैसी समस्याओं में इतना कारगर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी समस्याएं तो दिमाग के एक ही दुखद कहानी पर अटक जाने से होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इन्हीं दुखद कहानियों को बार बार दोहराता है। जब ये नेटवर्क शांत हो जाता है तो दिमाग को उस लकीर से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। लेख में कैंसर के मरीजों पर हुए एक अध्ययन का भी जिक्र है। हाँ, ये वो लोग थे जो मौत के डर से जूझ रहे थे। सिलोसाइबिन की सिर्फ एक खुराक के बाद उनका मौत का डर नाटकीय रूप से कम हो गया और ये असर महीनों सालों तक बना रहा। ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ एक खुराक से मौत का डर चला गया। ऐसा क्या महसूस किया उन्होंने? ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं था, ये नजरिए का एक बुनियादी बदलाव था। उन्होंने बताया कि उन्हें एहसास हुआ कि उनका मैं, उनका ईगो जिससे वो चिपके हुए थे, वो असली नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि वे इस ब्रह्मांड का एक अविभाज्य हिस्सा है और प्यार ही सबसे बड़ा सच है जो सबको जोड़ता है। तो मौत का डर मैं के खत्म होने का डर है। जब वो मैं ही घुल गया तो दिमाग ने गहरे स्तर पर सीख लिया कि चेतना शायद उस मैं से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक हैरान कर देने वाला विचार है। वाकई। और इस दुनिया में कुछ बहुत दिलचस्प किरदार भी हैं,
लेख में पॉल स्टैमेट्स का जिक्र है, जो एक माइकोलॉजिस्ट है, मतलब मशरूम के एक्सपर्ट। हाँ, जो सिर पर मशरूम से बनी टोपी पहनते हैं, वो सच में पहनते हैं। हाँ, वो फंगस की दुनिया के एक सच्चे प्रचारक हैं। उनके लिए वो टोपी सिर्फ एक स्टाइल नहीं, एक बयान है। वो मानते हैं कि मशरूम में अपनी इंटेलिजेंस है। हाँ, और वे प्रकृति का इंटरनेट है। उनकी जड़ें, जिन्हें माइसीलियम कहते हैं, जमीन के नीचे एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं जो जंगल के सारे पेड़ों को आपस में जोड़ता है, पोषक तत्व और जानकारी साझा करता है। और स्टैमेट्स की अपनी कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ। उन्हें बचपन से बहुत ज्यादा हकलाने की समस्या थी और उन्होंने उसे मशरूम से ठीक कर लिया। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि उन्होंने एक दिन मशरूम की बहुत भारी खुराक ली और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। तभी जोर का तूफान आया, बिजली कड़की। वो पेड़ से चिपके रहे और अपने दिमाग में बार बार चिल्लाते रहे, हकलाना बंद करो, हकलाना बंद करो। अगले दिन जब वो पेड़ से उतरे तो उनका हकलाना जादुई रूप से गायब हो चुका था। ये तो कमाल है। और उनकी वो स्टोन ऐप थ्योरी भी है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि क्या बंदरों ने मशरूम खाकर इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाया। ये टेरेंस मैकेना की एक बहुत ही रेडिकल थ्योरी है। मतलब कोई मुख्य धारा का वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, पर विचार बहुत दिलचस्प है। क्या है ये थ्योरी? कि हमारे पूर्वज जो अफ्रीका के मैदानों में आए, उन्होंने जानवरों के गोबर में उगने वाले सिलोसाइबिन मशरूम खाने शुरू कर दिए होंगे। अच्छा। और मैकेना का तर्क है कि छोटी डोज ने उनकी देखने की क्षमता को बेहतर किया होगा, जिससे शिकार में मदद मिली। थोड़ी ज्यादा डोज ने उनमें आपसी जुड़ाव बढ़ाया होगा और बड़ी डोज ने उन्हें आध्यात्मिक और भाषा की शुरुआत के अनुभव दिए होंगे। तो क्या एक फंगस ने मानव मन को बनाने में मदद की? ये सवाल है। ये हमें ये खवाई पूछने पर मजबूर करता है। इन अनुभवों में लोग देखते क्या हैं? लेख में लेखक ने भी इसे आजमाया था। हाँ, और उनका अनुभव ईगो का घुल जाने का एक सटीक उदाहरण है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि बगीचे के पेड़ उनके माता पिता हैं और वो पिघलकर जमीन का हिस्सा बन गए हैं। उनका मैं का भाव पूरी तरह गायब हो गया। बिल्कुल, वो बस एक खुली हुई चेतना बन गए जो पौधों से सीधे बात कर रही थी। इन सभी अनुभवों का सार अक्सर एक ही होता है, ये गहरा एहसास कि हम सब एक दूसरे से और इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। मैं और तुम का भेद एक भ्रम है। तो दशकों के अंधेरे के बाद अब लगता है चीजें बदल रही हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इन पदार्थों को फिर से एक शक्तिशाली इलाज के रूप में देख रहे हैं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य की उन समस्याओं के लिए जिनका आज की दवाइयों से कोई पक्का इलाज नहीं है। ये सही है, खासकर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे? सबसे बड़ी चुनौती दवा कंपनियों की तरफ से है। उन्हें इसमें ज्यादा दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि ये रोज बिकने वाली गोली नहीं है जिसे आप जिंदगी भर खाते रहें। सही, ये 1 या 2 बार का गहरा अनुभव है जो शायद इंसान को हमेशा के लिए बदल दे। इसमें रोज का मुनाफा नहीं है। बिल्कुल। और सुरक्षा का भी सवाल है। ये कोई एस्पिरिन की गोली तो है नहीं जिसे कोई भी ले ले। ये बहुत जरूरी बात है। एक अनुभवी और प्रशिक्षित गाइड या थेरेपिस्ट का साथ होना बेहद जरूरी है। ये अनुभव बहुत शक्तिशाली हो सकता है और गलत माहौल में खतरनाक भी हो सकता है। बहुत खतरनाक। इसे सेट और सेटिंग कहते हैं, यानी आपकी मानसिकता और आपका माहौल दोनों का सही होना सफलता के लिए जरूरी है। और ये सिर्फ बीमारों के इलाज के लिए नहीं है ना, जैसा कि रोलैंड ग्रिफिथ्स के प्रयोग ने दिखाया। हाँ, ये स्वस्थ लोगों को भी एक नया नजरिया दे सकता है। इसे स्वस्थ लोगों की बेहतरी कहा जा रहा है, मतलब खुशी ढूंढने में मदद कर सकता है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि LSD लेना उनके जीवन के 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था, जिसने उन्हें अलग तरह से सोचना सिखाया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये पदार्थ हमारे दिमाग के उस स्नो ग्लोब को हिलाकर उस पर जमी हुई पुरानी आदतों और दुखों की धूल को साफ कर सकते हैं। ये हमें दुनिया को एक नई ताज़ी नज़र से देखने का मौका दे सकते हैं। अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। बताइए। मशरूम एक्सपर्ट पॉल स्टैमेट्स का मानना है कि मशरूम हमें प्रकृति का एक संदेश देना चाहते हैं कि हम इस धरती का ख्याल रखें क्योंकि हम इसी का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है, क्या हो अगर ये अनुभव सिर्फ दिमाग का एक केमिकल धोखा ना होकर सच में हमें उस संदेश को सुनने की क्षमता दे रहे हों? ये सवाल हमें चेतना, विज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।